तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आप सभी के D&A ब्लॉक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो के साथ। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को आज हल करवाऊंगा, कंसेप्ट सहित, लॉजिक सहित। इसे गौर से देखिएगा, सोचने और समझने का प्रयास कीजिएगा और तब इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। यदि इस प्रकार के रणनीति आप अपना रहे हैं, माइंड अस्थिर करके किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या किसी प्रश्न को पकड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो समझिएगा कि आप उत्तर टिक करेंगे ही करेंगे। यदि पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं टिक कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। आज रक्षाबंधन का पर्व है, इसलिए हमारे ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह अपने जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जो भी पाना चाहते हैं वो जरूर पाले, भगवान से यही प्रार्थना रहेगा। और सही बहनों के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। लाइन हमारा ये है कि तेरे जख्मों पर चाहत का पट्टी कौन बांधेगा, कि तेरे जख्मों पर चाहत का पट्टी कौन बांधेगा, और अगर बहनें नहीं रहेंगी तो तुझे राखी कौन बांधेगा। ठीक है ना। तो बहनों का रहना हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण होता है। बहन जो होती है भाई के सारे दुख दर्द को समझ जाती है, ठीक है ना, वो दूसरी मां होती है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सभी लोगों का रिस्पेक्ट देना चाहिए, सभी बड़े हो तब, छोटे हो तब और बराबरी का हो तब, सबका सम्मान करना चाहिए। तभी आप अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। पढ़ना लिखना तो बात की बात है, पढ़ाई लिखाई तो बात की बात है, लेकिन यदि आपके पास शिष्टाचार नहीं है, रिस्पेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो समझ जाइए कि आप मानव जीवन लेकर व्यर्थ पाए हैं। मानव जीवन को त्याग देना चाहिए। इसी सुंदर सी लाइन के साथ, इसी सुंदर सी बात के साथ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि पहला क्वेश्चन है क्या, टिक करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर यह है कि फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट में किसका एक आवश्यक घटक होता है, सिल्वर नाइट्रेट का, कि सिल्वर ब्रोमाइड का, कि सिल्वर सोडियम क्लोराइड का, कि नॉन ऑफ दीज। हमें यह बताना है कि फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट में इन तीनों में से कॉमन रहता है, सिल्वर नाइट्रेट रहता है, कि सिल्वर ब्रोमाइड रहता है, कि सोडियम क्लोराइड रहता है, कि नॉन ऑफ दीज। तो भैया ये क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको हम ज्यादा लॉजिकल मतलब और सारे चीज से नहीं कुछ कर सकते हैं, इसे याद ही करना पड़ेगा। तो हम बता दे रहे हैं इसका उत्तर सिल्वर ब्रोमाइड का बुआ, ठीक है ना। फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का एक प्रमुख घटक होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता, मतलब इन चारों में से किसके पास मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है, मतलब चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक बड़ी सुंदर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन। एक और फॉर्मूला होता है, हालांकि इससे भी आप अपना काम कर सकते हैं, ज्यादातर लोगों को यही याद रहता है, तो इसीलिए हमने लिख दिया अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटन, जहां n जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। अब भैया देखिए ना, जिसका n का मान ज्यादा होगा, जिसका इन चारों में से जिसमें n का मान ज्यादा होगा, समझ जाइएगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी अधिक आने वाला। n है क्या, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब हमें यह बताना है कि इन चारों में किसके पास अधिक से अधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास अधिक से अधिक है। ठीक है, तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने के लिए हम लोगों को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वैनेडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वैनेडियम का परमाणु संख्या होता है जो 23 होता है। सुनो तुम विवाह कर लो,
21, 22, 23, 21 से स्टार्ट होता है, 22 तो टिटेनियम, वैनेडियम 23 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 23 का करेंगे तो क्या होगा, आर्गन होगा 4s2, 18 2 20 खत्म, 3d3, 23 खत्म। हमें किसका करना था, 3+ का, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे और 1 इसमें से, मतलब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2। इसके पास चेक करिए आप लोग क्या हो जाएगा, यहां पर होगा 3d5 आप 4s1। Cr के केस में 24 के केस में 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, अपवादित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, होता है आर्गन 3d5 4s1। 3 निकालना है तो एक तो ये वाला निकल जाएगा और 2 ये वाला निकल जाएंगे, मतलब 3d में कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसके पास, 3। Fe3+ के पास जांच करिए आप लोग कितना होगा, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर तो 2 होगा, तो 18 2 20, यहां पर क्या हो जाएगा 26। हमें Fe3+ का करना है, किसका करना था, 3+ का, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 यहां से निकालेंगे और 1 यहां से निकालेंगे, तो 3d में कितना बच जाएगा, 5, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 5। ठीक है ना। तो अब देखिए ना, इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है और इसके पास 5 है। हमने क्या बताया, इस फार्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल सकते हैं। इस फार्मूला में n का मान यदि अधिक रहेगा तो समझ जाइए कि मैग्नेटिक मोमेंट का मान भी अधिक दिखाई देने वाला। तो n का मान किसके लिए अधिक है, Fe3+ के लिए 5 है, जबकि Cr के लिए 3 है, जबकि वैनेडियम 3+ के लिए 2 है, इसलिए इसका उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, Fe3+। उम्मीद करते हैं बातों को आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं होता है, मतलब यह बताना है कि इन चारों में से कौन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज का तत्व नहीं है। मतलब 3 फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के तत्व होंगे और 1 नहीं होगा, हमें उसी एक का डिसाइड करना, उसी एक को खोज लेना है। बड़ी सिंपल तरीका है, हम आप लोगों को याद करवाए होंगे कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद क्या होगा, वैनेडियम होगा, उसके बाद क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, कॉपर होगा, जिंक होगा। ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज के तत्व है, इसे 3D सीरीज के तत्व भी बोलते हैं। इन सभी का आवर्त जो होता है, चौथे आवर्त के तत्व होते हैं सभी, ठीक है ना। तो आयरन तो देखिए है, वैनेडियम भी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है, कॉपर भी होता है, एजी नहीं होता है, तो यही प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। अब बात है, अगले प्रश्न है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, मतलब हम ये बताना है कि डी कक्षक का आकार कैसा होता है। ऑप्शन दिया गया है, गोलीय आकार, कि डंबल के आकार का, कि डबल डंबल का आकार का, कि नॉन ऑफ दीज। भैया हमारा गोलीय तो होता है एस ऑर्बिटल के आकार। एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, गोलीय। उसके बाद पी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डंबलाकार होता है, डंबल के आकार का, जबकि डी ऑर्बिटल का आकार जो होता है डबल डंबल होते हैं, मतलब डबल डंबल होते हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डबल डंबल। अगला क्वेश्चन है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली कौन सी धातु है, मतलब इन चारों में से हमें यह बताना है कि कौन सी धातु हमेशा कंबाइंडेड स्टेट में नहीं रहती है, मतलब फ्री अवस्था में रहती है, मतलब मुक्त अवस्था में रहती है, मतलब किसी के साथ जुड़कर नहीं रहती है। इन चारों में से कौन है भैया, सोडियम तो हमेशा जुड़ के रहता है, देखे होंगे इसका NaCl। कॉपर भी आप लोग देखे होंगे CuCl CuCl2,
ठीक है ना, मतलब कॉपर के कंपाउंड होते हैं, नमक के कंपाउंड होते हैं, चांदी के कंपाउंड होते हैं, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। जबकि सोना जो है कभी भी आप इसे किसी भी दूसरे के साथ कंपाउंड बनाते हुए नहीं देखे होंगे कभी भी, और कभी देखेंगे भी तो हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, मतलब हमें यह बताना है कि कॉपर कौन कौन ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। सिर्फ एक, सिर्फ दो, +1 तथा +2, नन ऑफ दीज। आप लोग याद किए होंगे भैया, इसे तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। कॉपर पर चार्ज कितना होता है? +1, और कॉपर पर कितना होता है? एक और चार्ज होता है Cu2+। क्यूप्रस, क्यूप्रिक नाम आप लोग याद किए होंगे, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, +1 +2, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C 7। कह रहा है कि मरकरी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलता है? क्या बताना है हमें? हमें यह बताना है कि जो पारा होता है इन चारों रीजन में से किस रीजन के चलते वह एक प्रकार के लिक्विड होते हैं। भैया ठोस, कोई पदार्थ ठोस है, कोई पदार्थ द्रव है, कि कोई पदार्थ गैस है, ये हम लोग बॉन्ड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए मरकरी जो है एक प्रकार का धातु है, ठीक है ना, तो यदि मरकरी के अंदर धात्विक आबंध ज्यादा प्रबल रहेंगे, धात्विक आबंध ज्यादा बनेंगे, तभी यह एक प्रकार के ठोस हो सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है, मरकरी के जो अंदर होता है धात्विक प्रॉपर्टीज होता है, मतलब धात्विक आबंध जो होते हैं वह जो होता है खराब बनता है, बेकार क्वालिटी के बनते हैं, इसलिए यह एक प्रकार के लिक्विड स्टेट में रहने वाला धातु होता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए आप लोग। मरकरी किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है? तो अपनी बहुत उच्च आयनन इंथैल्पी और दुर्बल धात्विक बंध के कारण, अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा, और दुर्बल धात्विक आबंध के कारण, दुर्बल धात्विक बंध के कारण यह जो होता है कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाए जाने वाला धातु होता। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण धातुओं का मुख्य लक्षण क्या है? 4 लक्षण लिखे हैं हमने, हमें यह बता देना है कि संक्रमण धातु का मुख्य लक्षण क्या होता है। लक्षण क्या होता है कि यह परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यह अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। बस अक्रिय युग्म प्रभाव तो कभी दिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव केवल और केवल पी ब्लॉक के भारी तत्व ही दिखाई देते हैं, लगभग भारी तत्व ही दिखाते हैं, तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव नहीं दिखाता है। ये संकुल आयन नहीं बनाते हैं, संकुल आयन नहीं बनते, जबकि बनते हैं, ये संकुली कारक होते हैं, मतलब ये संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी भैया हमारा गलत लिख रहा है। ये सभी प्रतिचुंबकीय लक्षण के होते हैं? नहीं, ये प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों प्रकार के लक्षणों के होते हैं। मतलब ये तीनों लक्षण नहीं होते हैं किसमें? ये तीनों लक्षण नहीं होते हैं डी ब्लॉक के, मतलब संक्रमण धातुओं के पास। ये बड़ा लक्षण होता है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता। ठीक है ना, लगभग सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता ही करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है कि गैडोलिनियम GD Z=64 का विन्यास क्या होता है? तो भैया देखिए ना, बड़ी सिंपल तरीका है, जेनॉन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 6s आएगा ही आएगा, उसके बाद 5D आएगा ही आएगा, 4f आएगा ही आएगा, 64 तक हमें पहुंचना है भैया। तो ये तो 54 हो जाएगा, और एस में 2 तो फिक्स है, कोई दिक्कत परेशानी? तो 54 2 56 तो हो गया, 56 4, यहां पर 8 रखेंगे। लेकिन जरा समझिए भैया,
कभी भी आज के बाद याद रख लीजिएगा 8 लेंथेनाइड में नहीं होता है, मतलब ए ब्लॉक में नहीं होता है, इसलिए इसमें से केवल 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जैसे ही आप 7 इलेक्ट्रॉन यहां पर भरेंगे 4f में तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखने को मिल जाएगा, और जहां पर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल देखने को मिलेगा समझ जाइए कि वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालकर 5d1 में डाल दिया जाता है। तो अभी मिला लीजिए कहां पर है ये वाला 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2 मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है संक्रमण धातुओं का निम्न में से कौन सा लक्षण उत्प्रेरकीय क्रिया से संबंधित होता है, मतलब किस वजह के चलते ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिस्ट के काम करते हैं। एकदम याद कर लीजिए, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के चलते यह उत्प्रेरकीय लक्षण दिखाते हैं, मतलब ये कि कैटालिस्ट के काम करते हैं। 11वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट न्यून है, मतलब ये बताना है कि इन चारों में से किसमें Mn के ऊपर, चारों कंपाउंड में से किस Mn के ऊपर, Mn के कंपाउंड के ऊपर Mn में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। तो यहां पर तो चेक करिए ना भैया, हमारा प्लस का 2 है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट उम्मीद करते हैं कि आप लोग को निकालने आता होगा। यहां पर प्लस का 4 है, जबकि यहां पर कितना होगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 उस साइड चला जाएगा, 8/3 होगा, 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा। जबकि यहां पर क्या होगा 14, मतलब यहां पर 7 हो जाएगा। तो यहां पर 7, यहां पर 2 पॉइंट कुछ, यहां पर प्लस का 4, जबकि यहां पर प्लस का 2। तो सबसे हमें न्यून खोजना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व को रखते हैं, मतलब हमें यह बताना है कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहां से कहां तक के एटॉमिक नंबर वाले तत्व होते हैं। तो 21 से 30 स्कैंडियम टू जिंक, मतलब 21 से 30 तक के तत्वों को प्रथम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में रखा जाता है। क्रोमियम के लवण रंगीन होते हैं क्योंकि यह एक है सामान्य तत्व है, प्रारूपिक तत्व है, संक्रमण तत्व है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ। तो भैया क्रोमियम जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसलिए एक प्रकार के इनके लवण जो होते हैं रंगीन होते हैं। संक्रमण तत्व है, धातु है कि अधातु है कि डी ब्लॉक के तत्व है कि नन ऑफ दीज है, डी ब्लॉक के तत्व है। यदि ऑप्शन में डी ब्लॉक के तत्व नहीं रहता तो आप लोग धातु भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर यह भी हो सकता है, यहां पर यह भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रबल दावेदार डी ब्लॉक के तत्व है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर सी टिक किया। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, ये तो अभी पीछे पीछे बताए हम पिछले वाले क्वेश्चन में कि कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है। तो याद रखिएगा, धातु में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाला तत्व जो होता है पारा होता है, जबकि धातु में द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर मिलने वाला द्रव जो होता है वह ब्रोमीन होता है। तो निम्नलिखित में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। उम्मीद करते हैं इन सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग दिए होंगे। अगर नहीं दे पाए होंगे तो बढ़िया से क्वेश्चन देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग टिक करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, हम भी अपना ख्याल रखेंगे।